हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको दो पार्ट में अवेलेबल करूँगा। आज अपन करने वाले पार्ट फर्स्ट। एक बार देखते हैं कि इस बार सिलेबस में इसमें क्या क्या चेंजेज है। तो देखो, एक तो अपने वाइस प्रेसिडेंट जो था वो टॉपिक कट हो चुका है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कट हो चुका है, और जुडिशरी पूरी कट हो चुकी है। लेकिन उसमें एक टॉपिक आपको करना है, क्वालिफिकेशन ऑफ जज, वो करना है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक अपन को करने हैं। और ये जो चैप्टर है वो आपके करीब 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपने है गवर्नमेंट। चाहे वो गवर्नमेंट जो है वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट किसे कहेंगे। तो गार्नर करके जो है उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन होगी कि गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड मैकेनिज्म। गवर्नमेंट एक तरह की मशीन या इंस्ट्रूमेंट है जो क्या प्रोवाइड करवाती है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे किसी कंट्री के लिए जो कि पब्लिक वेलफेयर में हो, ऐसी पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, उन्हें बना के फिर इम्प्लीमेंट करवाना, उनकी देखभाल करना कि वो सही ढंग से अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, ये सब करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे गवर्नमेंट कहता है। तो गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड मैकेनिज्म इन डिटरमाइनिंग। पहले तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मुलेटिंग, फिर वो लॉ या पॉलिसीज बनाएंगे, और इम्प्लीमेंटिंग, फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये इम्प्लीमेंट किस लिए करते हैं, ताकि पब्लिक वेलफेयर का डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसे अपन क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे। और ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पे लगती है। अब एक गवर्नमेंट के तीन हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखो, इसमें अपन को पहले तो समझते हैं ये तीन पार्ट क्यों हैं। तो ये लेजिस्लेचर जो होता है वो तो क्या करता है, लॉ मेकिंग बॉडी है। मतलब ये तो क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे, लॉ मेकिंग। ठीक है, मतलब जो ये पॉलिसी लॉ वगैरह होगी वो बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो इंप्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब जो ये करते हैं कि ये लॉ को जो है वो पास करके फिर लोगों पे या स्टेट पे या कंट्री में अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करने का काम होता है। और जुडिशरी का काम होता है कि अगर कोई लॉ को ब्रेक करे तो उसे पनिश करना। ठीक है, तो ये तीन तरीके के गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। तो एक गवर्नमेंट के तीन हिस्से हो जाएंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यही पार्ट आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे और यही पार्ट आपके किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होंगे। जब स्टेट गवर्नमेंट होगा तो यह लेजिस्लेचर की जगह क्या आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज, जो लेजिस्लेचर होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और उसके तीन पोर्शन होते हैं, क्या, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये दो हाउसेज हो जाएंगे और ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे। जब अपन स्टेट जो लेजिस्लेचर पढ़ेंगे उसमें प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा की जगह लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो इंप्लीमेंट करते हैं। और इंप्लीमेंट करने में भी आपके तीन पार्ट आ जाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जुडिशरी में आपके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। जब अपन स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को एक एक करके ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन जो है लेजिस्लेचर के बारे में करने वाले हैं। उसमें लोकसभा राज्यसभा करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रेसिडेंट कर लेंगे और साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर भी कर लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, जुडिशरी पूरा कट हो चुका है। उसमें से एक टॉपिक करके नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने लेजिस्लेचर। तो देखो, ये फर्स्ट पार्ट होता है गवर्नमेंट का, जो कि बेसिकली क्या है, अपने लॉ मेकिंग है। मतलब जो लॉ को क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ एंड पॉलिसीज फॉर कंट्री। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर में बात करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, स्टेट के लिए लॉ और पॉलिसीज बनाएगा। ऑब्वियस थिंग है, इसके दो लेवल हो जाएंगे, यूनियन लेजिस्लेचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होगा। यूनियन लेजिस्लेचर को अपन संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को अपन, ये सभा काट लेना, विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, विधान मंडल। ठीक है, वैसे इंग्लिश में इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर ही नाम है।
फिर ये जो पार्लियामेंट होंगे इसके भी अपने कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। 2 तो हाउसेज हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज कौन कौन से हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऐसे कैसे, जब अपन विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे तो उसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे। एक तो अपने क्या हो जाएगा, गवर्नर आ जाएगा प्रेसिडेंट की जगह, लोकसभा राज्यसभा की जगह विधान परिषद और विधानसभा 2 हो जाएंगे। ठीक है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में अपन कह देते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। ठीक है, तो वो अपन स्टेट जब गवर्नमेंट करेंगे तब अपन करेंगे। तो अभी अपन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, ये याद रखें, आर्टिकल 79 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अकॉर्डिंग एक पार्लियामेंट जो होते हैं उसके ये कंपोनेंट होने चाहिए, एक प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव इन तीनों को क्या कहेंगे, पार्लियामेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं लोकसभा। तो देखो लोकसभा जो होता है फर्स्ट और लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। इट इज ऑल्सो नॉन एज पॉपुलर हाउस एंड हाउस ऑफ कॉमन। देखो हाउस ऑफ कॉमन जो वर्ड है वो अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यूज किया जाता है, जहाँ अपने लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ पर यूज किया जाता है। लोकसभा की जगह वहाँ पर है हाउस ऑफ कॉमन और राज्यसभा की जगह है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या नाम दे रखा है, लोकसभा, इसे पॉपुलर हाउस भी कह देंगे और ये उसके हाउस ऑफ कॉमन जैसा ही है, इसलिए इसे ये नाम भी दे सकते हैं। अब इसे हाउस ऑफ कॉमन या पॉपुलर हाउस क्यों कहते हैं कि यहाँ जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनको कौन इलेक्ट करता है, पब्लिक करती है। जबकि राज्यसभा में जो मेंबर होंगे उनका पब्लिक ने इनडायरेक्टली इलेक्शन किया है। इनडायरेक्टली कैसे किया है, पहले वो जो लोग चूज करेगी पब्लिक, उन लोगों से वो लोग चूज किए जाएंगे, मेंबर चूज किए जाएंगे, तो इनडायरेक्ट जो होगा सिलेक्शन होगा। जबकि लोकसभा में जो मेंबर है वो डायरेक्टली कौन चूज करती है, पब्लिक चूज करती है। ठीक है, अब देखो ये अपना ये हेडिंग जो है लोकसभा भी हो सकती है, स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ लोकसभा ऐसे करके भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यही डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला अपन पॉइंट लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में कि लोकसभा में कितने मेंबर होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे पहले थे 552 और ये किसके अकॉर्डिंग थे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ गोवा दमन एंड दीव। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो 552 थे उसमें से 530 जो थे वो स्टेट जो भी इलेक्शन वगैरह होते थे वहाँ से चुन के आते थे। 20 जो थे वो यूनियन टेरिटरी से आते थे और 2 जो थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होना चाहिए। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब जो उसमें से मदर फादर में से शायद मदर जो है वो अपने इंडियन होनी चाहिए, फादर जो है वो मतलब एंग्लो होना चाहिए, बोले तो बाहर से होना चाहिए। ठीक है, और ये जो 2 नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं ये कौन चूज करता है, ये राष्ट्रपति जो है वो चूज करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है वो चूज करता है। तो इस तरीके से अपने 552 पहले चूज किए जाते थे। एट प्रेजेंट जो है 545 कर दिए गए, जिसमें से 530 स्टेट से आएंगे, 13 जो है यूनियन टेरिटरी से और 2 अभी भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। नेक्स्ट है इनका इलेक्शन कैसे होगा। तो मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं जिन्हें एमपीज कहते हैं, ठीक है, उन्हें पब्लिक खुद चूज करती है और यही वजह है कि इन्हें अपन क्या कहते हैं कि भाई डायरेक्टली क्या किया है, इन्हें चूज किया गया है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक। और ये जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के इलेक्शन के बेसिस पे होता है। अब यूनिवर्सल का मतलब है कि देश में कोई भी इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि कोई भी कर सकता है, ना धर्म जाति किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन वो 18 ईयर से या 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए। तो उन लोगों के सिलेक्शन या उन लोगों के इलेक्शन में से ये आते हैं, मतलब वो लोग क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन में चुनाव होगा, वोटिंग की जाएगी। तो वोटिंग जो करने वाले मेंबर है वो कौन होने चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से होने चाहिए। मतलब कोई भी हो सकता है इंडियन, लेकिन वो 18 से ऊपर होना चाहिए। और ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव सिंगल मेंबरशिप। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ स्टेट से कितने मेंबर आने हैं, पहले आते थे 530 और अब कितने आते हैं, अभी भी करीब 530 के आसपास ही आते हैं। ठीक है, 530 ही आते हैं अभी। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, तो वो डिसाइड किया जाता है वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ से उतने ही ज़्यादा मेंबर आएंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ से आते हैं, यूपी से आते हैं। कितने कहाँ से आते हैं, यूपी से। ठीक है, यूपी से अराउंड 80 जो है वो मेंबर्स वहाँ से सेलेक्ट होकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है।
अब क्या करना होगा कि यूपी जो होगा उसे 80 कैटेगरी में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और हर जगह से एक एक मेंबर क्या होगा चूज करके यहाँ पर आएगा। ठीक है, अपने राजस्थान में शायद 25 जो होते हैं वो मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर मेंबर, मतलब मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो ऑब्वियस थिंग है, इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, उसकी एज 25 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जब अपन राज्यसभा का देखेंगे तो ये एज 30 हो जाएगी, बाकी सारे क्राइटेरिया सेम रहेंगे। आप एक बार अच्छे से लोकसभा कर लोगे तो राज्यसभा तो आराम से हो जाएगा, आपके समझ में भी आ जाएगा, बाई वन गेट वन फ्री चलेगा। ही शुड नॉट बी बैंक करप्ट, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, और ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल, उसे मेंटली डिसेबल भी मतलब अनाउंस नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब कोई मेडिकल के हिसाब से, और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसके अंडर में कोई मतलब प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होना चाहिए। अब इसका कुछ खास डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, मतलब कोई वो ऐसी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए जो मतलब इलेक्शन में प्रॉब्लम दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है अपने टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकसभा, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। तो लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है, लेकिन लोकसभा जो है वो अपने टेन्योर से पहले डिसॉल्व की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। ऐसा करने के लिए कौन हक रखता है, प्रेसिडेंट रखता है, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ये काम कर सकता है। ठीक है, इट हैज़ बिन हैपन 9 टाइम्स सो फार, अभी तक 9 बार ऐसा हो चुका है कि लोकसभा जो है वो अपने टेन्योर या टर्म से पहले ही डिसॉल्व की जा चुकी है। और यही वजह है कि इसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसे अपन डिसॉल्व कर सकते हैं, जबकि जो राज्यसभा जो होगी वो परमानेंट होगी, उसमें ऐसा नहीं कर सकते अपन। ठीक है, नेक्स्ट है मीटिंग, मतलब मीटिंग कौन बुलाएगा, कौन पोस्टपोन करेगा, कौन हैंडल करेगा, ये सब कौन करेगा। तो मीटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जो पोस्टपोन्ड और बुलाने का हक होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन संभालने के लिए दोनों में ही अलग अलग होंगे। लोकसभा में जो होते हैं वो जो होते हैं स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर बनाए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हैंडल करने का हक किसका है, प्रेसिडेंट का है। द इंटरवल बिटवीन टू रेस्पेक्टिव मीटिंग मस्ट नॉट बी मोर देन 6 मंथ, मतलब 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जनरली जो है ये मीटिंग 3 बार बुलाई जाती है, बजट सेशन में, मॉनसून सेशन में और विंटर सेशन में, और ये राज्यसभा में भी रहेगा और उसमें भी यही रहेगा कि उसमें भी 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिसर कौन कौन होते हैं लोकसभा में, तो 2 होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 के हिसाब से लोकसभा जो होती है वो खुद में से मतलब मेजोरिटी होगी, वोटिंग करेंगे, और उसमें से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो चूज़ किए जाएंगे। और ये जो होगा चूज़ किसके बेसिस पे होगा, मेजोरिटी ऑफ क्राइटेरिया पे होगा। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है, उनके मतलब जो भी उनका पोजीशन है उसके ऊपर से उन्हें रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये करने के लिए 2 शर्त है। पहला, उनके रिमूव करने के लिए आपको मेजोरिटी में बिल पास करना होगा, और ये पास या प्रेजेंट करने से पहले 40 डे का उन्हें नोटिस देना होगा कि भाई हम आपको हटाने वाले हैं। ठीक है, सैलरी और अलाउंसेज जो होते हैं वो पार्लियामेंट जो होता है फिक्स करता है, किसका, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के क्या वो सैलरी वगैरह रहेगी। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा उसके फंक्शन क्या क्या होंगे। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके फंक्शन ठीक वैसे ही हैं जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि लोकसभा जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन के जैसा है, और राज्यसभा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड जैसा है। तो सेम जो दे रखे हैं, क्योंकि अपन ने कहीं ना कहीं उनकी कॉपी की है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। अब देखो इनके क्या फंक्शन है। तो जो ऑल मीटिंग्स जो होगी वो बुलानी है क्या, किस इंटरवल में बुलानी, ये सब तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन मीटिंग आने के बाद में उसे जो प्रेजेंट करेगा, मतलब उसे हैंडल करने का, चेयर करने का काम जो है वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द हाउस। हाउस के अंदर मतलब लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड करना, डिसिप्लिन डिसाइड करने का काम भी क्या होगा, स्पीकर का होगा। ये क्लास के मॉनिटर के जैसा हुआ। ठीक है, ओनली स्पीकर कैन डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। देखो जो भी बिल या लॉ वगैरह पास किए जाते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, नॉन मनी बिल और मनी बिल। जो मनी बिल जो होते हैं वो होगा या नॉन मनी बिल होगा, ये डिसाइड करने का काम किसका है, सिर्फ और सिर्फ किसका है, स्पीकर का।
अब जो मनी बिल जो होते हैं वो टैक्स वगैरह इनसे रिलेटेड होता है, और मनी बिल के केस में लोकसभा का राइट जो होता है वो ज़्यादा होता है राज्यसभा के कंपेयर में, और नॉन मनी बिल के केस में दोनों ही इक्वल मतलब वो राइट रखते हैं। ठीक है, इसे अपन आगे अभी और देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रखना है, मीटिंग क्यों बुलाई गई है, किस चीज़ पे डिस्कशन करना है, वो भी स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम ऑफ कमिटी। अब इस वर्ड को समझते हैं, एक्स ऑफिशियो वर्ड का क्या मीनिंग है। ये एक लेटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ड्यू टू योर पोजीशन, मतलब जो लोकसभा का स्पीकर है वो स्पीकर है इसलिए उसे कुछ कमिटी का क्या बनाया जाता है, चेयरमैन। ये ठीक ऐसे है जैसे आपको पता होगा कि राज्यसभा जो उसका जो मतलब जो मैन होता है, चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का वो चेयरमैन क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर एक पर्सन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए वो राज्यसभा का क्या होगा, अपने चेयरमैन होगा। ठीक ऐसे कैसे एक पर्सन जो है वो लोकसभा का स्पीकर है, और स्पीकर है इसीलिए कुछ कमिटी का वो क्या होगा, चेयरमैन। तो अपनी पोजीशन की वजह से उसे कुछ और पोस्ट मिल रही है, ऐसी चीज को क्या कहते हैं, एक्स ऑफिशियो कहते हैं। तो ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम ऑफ कमिटी ऑफ हाउसेज। ही ऑल्सो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टेड कमिटी। वो कुछ और कमिटी के चेयरमैन भी क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, और वो सारे चेयरमैन और कमिटी उसके अंडर में क्या करेगी, काम करेगी। ऑल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट टेक प्लेस थ्रू द स्पीकर। देखो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दो कंपोनेंट थे किसके, अपने लेजिस्लेचर के। तो इन दोनों के बीच में जो भी अपने लेटर के थ्रू जो भी बातचीत होती है, जो भी पत्र व्यवहार होता है, मतलब जो भी लेटर डॉक्यूमेंट वगैरह इधर उधर किए जाएंगे, वो सब करने का काम किसका होगा, स्पीकर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की क्या पावर और फंक्शन होते हैं, तो इसके 5 अपन को कैटेगरी पढ़नी है। लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड का मतलब चेंजेज या संशोधन करना, करेक्शन करना। फंक्शन एज इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब एक होते हैं ना सिलेक्शन जो एरिया होता है उसकी तरह काम करना। ये जो 5 पॉइंट है ये अपने पावर एंड फंक्शन है किसके, लोकसभा के। तो अपन को 1 बाय 1 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। तो देखो पार्लियामेंट जो होती है वो लॉ बनाती है, और किन सब्जेक्ट के अंडर में बनाती है, 4 सब्जेक्ट के अंडर में। यूनियन लिस्ट बनाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें पास करनी होगी उसके रिलेटेड होती है। स्टेट लिस्ट भी बनाती है। अब स्टेट लिस्ट जनरली जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में आता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन के केस में ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और ये सर्टेन कंडीशन का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको है, राज्यसभा को है। इसे अपन राज्यसभा के फंक्शन में देखेंगे। ये एक काम लोकसभा में नहीं होता। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है जो कि दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों में डिसाइड की जाती है, और रेसिड्यूल लिस्ट, ये 4 जो होती है ये लिस्ट वगैरह जो होती है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो पार्लियामेंट खुद डिसाइड करता है। सिर्फ एक स्टेट लिस्ट कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में सेंटर भी इसके लिए लॉ बना सकता है, लेकिन उसके लिए राज्यसभा को कुछ करना पड़ेगा। ये अपन राज्यसभा के फंक्शन में देखेंगे। तो जहाँ तक लोकसभा की बात है वो 3 लिस्ट पर काम कर सकती है। ठीक है, जनरली नॉन मनी बिल जो होते हैं, जो मतलब अपने टैक्सेस से या फिर जो भी पैसों से रिलेटेड ना हो, वो सारे बिल, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने से रिलेटेड बिल है, उसमें दोनों ही हाउस प्रेजेंट कर सकते हैं और दोनों हाउस इक्वल राइट रखते हैं। लेकिन जो अपने मनी बिल होंगे वो फाइनेंशियल पावर में अपन अभी स्टडी करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मेन राइट किसका होता है, लोकसभा का होता है, क्योंकि ये चीज़ें लोगों के लिए होती है, और लोग कौन सा मेंबर चूज करते हैं, लोकसभा के मेंबर चूज करते हैं। तो मनी बिल जो होता है वो जनरली कौन डिसाइड करता है, लोकसभा के मेंबर डिसाइड करते हैं। दीज बिल वर सेंड टू प्रेजिडेंट। एक बार जब ये बिल पास होंगे तो प्रेजिडेंट को सेंड किए जाएंगे, और वो दोनों के अप्रूवल के बाद खुद का साइन करके दे देता है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर जो है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों की सेम रहेगी, बस ये एक एक्स्ट्रा पावर होगी उसके पास, किसके पास, राज्यसभा के पास। ठीक है,
नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फाइनेंशियल पावर ओनली टू द लोकसभा। लोकसभा को ही प्रोवाइड की गई है, राज्यसभा सिर्फ एक सेकेंडरी रोल, मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस उसको फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 109 जो है वो ये कहता है कि जो मनी बिल जो होगी वो ओनली लोकसभा में प्रेजेंट की जाएगी, राज्यसभा में नहीं। जब एक बार लोकसभा से ये बिल पास हो जाएगा तो उसे राज्यसभा को भेज दिया जाएगा कि भाई आप कुछ सुझाव देना चाहते हो, कोई करेक्शन सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर वो 14 डेज के अंदर करेक्शन या सुझाव नहीं देते तो भी वो पास हो गया। अगर वो कुछ करेक्शन भेजते हैं तो ये करेक्शन मानना है या नहीं मानना वो भी लोकसभा के हाथ में। तो मनी बिल या फाइनेंशियल पावर के केस में लोकसभा और राज्यसभा में फर्क है। लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास क्या है, कम पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। तो देखो अभी अपन ने देखा था कि अपने गवर्नमेंट के 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो जो पहला पोर्शन था वो कौन सा था, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, और दूसरा जो था एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो जो आते हैं मेनली कौन कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और स्टेट ऑफ जो अपने मिनिस्टर की काउंसिल है, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, उनको हैंडल या कंट्रोल करने का काम लेजिस्लेचर कर सकता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर उनको किसी भी टॉपिक या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। लेकिन लोकसभा के पास एक एक्स्ट्रा और ही इंपॉर्टेंस होती है, वो ये होती है कि जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर हो, वो अपने ऑफिस में तब तक ही अपनी मतलब सरकार चला सकता है जब तक वो लोकसभा में उसका मतलब वो क्या कहते हैं अपने मेजोरिटी हो। अगर लोकसभा वाले मेंबर चाहे और मेजोरिटी में चाहे तो वो सरकार को क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। ये पावर राज्यसभा के पास नहीं होती। राज्यसभा क्वेश्चन पूछ सकती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकती है, इंफॉर्मेशन ले सकती है, मतलब वो भी जो है वो कंट्रोल करने का काम कर सकती है, लेकिन ये वाला कंट्रोल नहीं होता उसके पास में। किसके पास नहीं होगा, राज्यसभा के पास नहीं होगा। लोकसभा के पास तो ये होता है, लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो सरकार को गिरा भी सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें अगेन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल हक है। आर्टिकल 368 जो है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक जैसा हक दे रखा है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी में भी वो पास नहीं होगा तो उसे पास नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रोल एज इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो कुछ सर्टेन पोस्ट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो पोस्ट कौन कौन सी होती है, एक तो पहले कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब मिलकर प्रेसिडेंट का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इसके साथ ही साथ में ये वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इन्हें जो प्रेसिडेंट और ये जो अपने होते हैं ना, क्या कहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट वगैरह, उनके जज को हटाने का भी पावर वगैरह होता है। उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन ये सब होता है। तो जो लोकसभा का ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर अपन को क्या लिखना है, रोल लिखना है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चूज करने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है राज्यसभा। तो देखो अभी तक अपन ने जो किया वो लोकसभा था। लोकसभा के बारे में आपको पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकसभा क्या है, लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर क्या है, इलेक्शन वगैरह वगैरह, उसके फंक्शन वगैरह। ऑलमोस्ट हू बहू ऐसा कैसा राज्यसभा है। तो एक बार ऐसा होगा जैसा आपको लगेगा अपन रिवीजन कर रहे हैं लोकसभा का, लेकिन कुछ कुछ चेंजेज के साथ, और उन चेंजेज पे फोकस करो। तो सबसे पहला है कि राज्यसभा जो है सेकेंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। इट होल्ड द लेसर पावर, कंपेरेटिवली कम पावर होती है, लेकिन ये परमानेंट हाउस है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। जो राज्य लोकसभा है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि राज्यसभा जो होता है वो इसलिए बनाई गई कि जो यूनियन जो कैबिनेट जो है, जो भी डिसाइड करे, हर स्टेट में उसकी बात को रखने के लिए कोई ना कोई मेंबर होने चाहिए। तो ये स्टेट से चूज कर करके मेंबर जाते हैं और जो स्टेट के लिए कुछ बात रखते हैं। यही वजह है इससे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता था और बाद में इसे राज्यसभा नाम दे दिया गया।
मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें मेंबर होते हैं 250। यहाँ पर मेंबर भी अलग है, लोकसभा में मेंबर के नंबर अलग थे और राज्यसभा में अलग है। 250 मेंबर में से 238 जो होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, पहले ये 250 थे, अब ये कितने हो चुके हैं 245, जिसमें से 233 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आएंगे, 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके, प्रेसिडेंट से। ठीक है, अब इनके इलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब ये 233 कैसे आते हैं, ये 12 जो है वो कैसे नॉमिनेट होते हैं, उसके बारे में करना है। तो मेंबर जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज होते हैं। अब यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों लिखा, लोकसभा में डायरेक्ट था, क्योंकि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो लोग खुद चूज करते हैं। राज्यसभा में जो होते हैं वो लोकसभा जो पीपल जो इलेक्शन के थ्रू जो लोग मेंबर चूज करते हैं, उन मेंबर के मेजोरिटी से ये राज्यसभा के मेंबर क्या किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो किन को करता है, तो वो ऐसे लोगों को करता है जो एक्सपर्ट हो किसमें, फील्ड ऑफ आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस में, स्पोर्ट्स में, वो प्रेसिडेंट चूज करता है। जैसे कि अपने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तो वो किसके बेसिस पे बनाया गया था कि भाई वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को अपन सुन सके। ठीक है, मेंबर आर सेलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। अब ये बहुत ही बड़ा सा वर्ड है, आपको अच्छे से याद करना है। देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तो लगभग लगभग वैसा ही है कि जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट से उतने ही ज़्यादा मेंबर चूज करके आएंगे। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो मेंबर जो होते हैं, जो जिनको अपन ने आम लोगों ने चूज किया है, वो मेंबर क्या करते हैं, राज्यसभा में जो मेंबर जाएंगे उनके लिए वोटिंग करते हैं। और वोटिंग डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, जैसे मान लो कि 3 जन हैं, ठीक है, इन तीनों के लिए वो प्रायोरिटी वोटिंग करेंगे कि भाई ए को मैं पहले चूज करना चाहता हूँ, अगर मान लो ए नहीं चूज होता तो मैं बी को चूज करना चाहता हूँ, फिर सी को प्रायोरिटी दी जाती है कि नंबर 2 नंबर 3, और फिर उन प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो मेथड होता है ये क्या कहलाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। और प्रोपोर्शनल क्यों कहा, क्योंकि जितनी किसी स्टेट की पॉपुलेशन होगी उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ चूज किए जाएंगे। अपने राजस्थान से 10 मेंबर भेजे जाते हैं, अब यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ से ज़्यादा भेजे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हूबहू वही है जो अपने किस में थे, लोकसभा में थे, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज है कि यहाँ एज जो होती है वो 30 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टर्म और ऑफिस ऑफ लोकसभा, या लोकसभा नहीं है, या राज्यसभा करना, राज्यसभा के लिए अपने क्या टर्म रहेगी। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए क्या टर्म रहेगी अपने, तो 6 साल होती है। कितनी होती है, 6 साल। और लोकसभा में कितनी थी, 5 साल। लोकसभा में 5 साल थी लेकिन उसे डिसॉल्व किया जा सकता था, राज्यसभा में ऐसा नहीं करते। अब राज्यसभा में उसकी बजाय क्या होता है कि हर 2 साल बाद में जो 1/3 मेंबर जो होते हैं उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। देखो, जब फर्स्ट टाइम राज्यसभा बनी थी तो उस समय बनने के बाद जितने भी मेंबर थे, उन मेंबर में जब 2 साल पूरे हो गए तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1/3 करेंगे तो कितने पोर्शन बन जाएंगे, 3। और इनकी एक वो मतलब लिस्ट टाइप निकाली थी, और फिर ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किए गए थे, जिनका उन लिस्ट में नंबर आया उन सबको क्या कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया। ठीक है, तो ये 2 साल में रिटायर्ड हो गए। फिर 2 साल बाद में फिर इन दोनों में से इसकी जगह नए मतलब चूज कर लिए गए। सपोज करो यहाँ इसकी जगह ए की जगह डी वाले नए 1/3 मेंबर आ गए। बी और सी अभी भी वैसे ही। अब बी और सी में से क्या किए गए, फिर ऐसे कैसे मतलब लिस्ट निकाल के चूज किए गए थे, ये मैं सबसे पहली बार के लिए बता रहा हूँ। फिर इनमें से जो जिनका नंबर आया उनको क्या कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया। ठीक है, और उसकी जगह फिर कोई नए मेंबर आ गए। ठीक है, और अब ऑब्वियस थिंग है अगले 2 साल बाद में तो इन्हीं को सी को क्या करना है, रिटायर्ड करना ही है। तो सी कितने साल रहा, टोटल 6 ईयर रहा। ठीक है, और डी कितने साल हो गए, 4 साल तो हो गए, अगली बार जब होगा तो डी का नंबर आ जाएगा, तो ये भी कितना हो गया, 6 ईयर। तो इस तरीके से हर 6 साल मतलब टेन्योर होता है, लेकिन हर 2 साल बाद में 1/3 मेंबर को क्या कर दिया जाता है, मतलब जो है रिटायर्ड कर दिया जाता है। और पहली बार तो ऐसे किया था, और अब अपना भी हर मतलब 2 साल बाद में 1/3 मेंबर का क्या होता है, 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है मीटिंग। मीटिंग बुलाने का वो ये प्रेसिडेंट का हक होता है। मीटिंग जो होती है वो 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, मतलब 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और जनरली मीटिंग 3 सेशन में बुलाई जाती है, बजट सेशन में, मानसून सेशन में और विंटर सेशन में, ठीक है। ऑफिसर जो होते हैं, अगेन यहाँ पे लोकसभा नहीं आएगा, राज्यसभा आएगा, ठीक है। ऑफिसर जो होते हैं लोकसभा में कौन से थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे। यहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा। जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, और वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। अगेन एक्स ऑफिसियो क्यों का, क्योंकि वो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए चेयरमैन है किसका, राज्यसभा का। और उसका टेन्योर जो होगा वो कितने होगा, 5 ईयर का ही होगा। जबकि राज्यसभा के हर मेंबर का जो होता है वो कितना होता है, 6 ईयर। इसका 5 साल क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर जो होता है वो 5 साल का ही होता है। अब राज्यसभा जो होते हैं उसके मेंबर जो मिलकर एक डिप्टी चेयरमैन भी चूज करते हैं। ये ठीक ऐसे कैसे हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर ने मिलकर क्या चूज किया था, अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या किए थे, चूज किए थे, ठीक वैसे वैसे राज्यसभा के मेंबर जो है वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, डिप्टी चेयरमैन चूज करते हैं, जिसका टेन्योर 6 साल ही रहेगा, जैसे कि बाकी के मेंबर का है। अब पावर एंड फंक्शन, ऑलमोस्ट इसके पावर एंड फंक्शन वैसे के वैसे हैं। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसकी जगह अपन इसके अदर पावर कर देंगे, और इसके अलावा राज्यसभा के मेंबर के पास कुछ स्पेशल पावर भी होते हैं, तो वो अपन स्पेशल पावर को अलग से करेंगे। बाकी ये लगभग लगभग पावर वो के वही होंगे जो लोकसभा के मेंबर में देखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले है लेजिस्लेटिव, वो का वो ये 4 लिस्टें जो होती है पार्लियामेंट पास कर सकता है, और इसमें 4 में से स्टेट लिस्ट अंडर कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, और वो कंडीशन किसके अंडर में आती है, राज्यसभा के अंडर में ही आती है। नॉन बिल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट बिल जो होते हैं, जो नॉन मनी बिल है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या चेंजेस के जो बिल है वो दोनों हाउस पास कर सकते हैं, तो ऑब्वियस थिंग है राज्यसभा भी कर सकता है। ये बिल जो होते हैं दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट को भेजे जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो हूबहू वैसा का वैसा है। फाइनेंशियल में भी आप थ्योरी वो की वही लिख सकते हो, बस स्टार्टिंग में आप ये लिख सकते हो कि राज्यसभा के पास में इसके लिए थोड़ा कम पावर होती है। ऑब्वियस थिंग देखे तो कुछ पावर होती ही नहीं है, लोकसभा ही सब डिसाइड करता है, तो वो का वो थ्योरी लिख देना है अपन को। और ये याद रखना है, ये थोड़ा गड़ा के लिखना है कि भाई फाइनेंशियल पावर राज्यसभा के पास थोड़ी सी कम है, वो सब लोकसभा पे डिपेंड करती है। लोकसभा बिल पास करके सिर्फ देखने के लिए राज्यसभा को भेजता है, 14 डेज के अंदर अगर उसे पास कर दो तो ठीक है, नहीं तो वो अपने आप पास ही मानी जाएगी। और उसमें कुछ करेक्शन सजेस्ट करने तो आप कर सकते हो, लेकिन मानना है या नहीं मानना वो तो लोकसभा का हक है। नेक्स्ट है पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको अपने कंट्रोल करने का काम लोकसभा राज्यसभा दोनों का होता है, लेकिन उनसे क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ये सब तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई पावर नहीं है किससे रिलेटेड कि अपन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उन्हें रिमूव कर सकें, मतलब हटाने, सरकार गिराने का हक राज्यसभा के मेंबर के पास नहीं होता। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज, अगेन ये दोनों में ही सेम होता है, तो सेम का सेम लिख सकते हैं। एक इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट, ये मैं उधर बोला था, अगर आपको नहीं सुना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए दोनों को इक्वल राइट है। अगर दोनों में से किसी एक में भी डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब दोनों सहमत नहीं होते, तो वो बिल पास नहीं किया जाएगा। कुछ और पावर है, अब ये पावर लगभग लगभग वैसी ही है जैसे लोकसभा के अपन ने इलेक्टोरल कॉलेज में लिखा था कि आर्टिकल 54 के हिसाब से लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का होता है, उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन भी ला सकता है कि भाई हम सब सहमत है और कोई वो पर्टिकुलर तरीके से अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हटाने के लिए सब सहमति से पास भी कर सकते हैं। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई प्रपोजल पास किया जाता है तो वो पहले राज्यसभा में होगा और बाद में किस में होगा, लोकसभा में। जनरली उल्टा होता है, पहले लोकसभा में पास किया जाता है हर चीज और फिर राज्यसभा भेजी जाती है। यहाँ पर जो है वो कंपलसरी, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रपोजल है तो वो पहले राज्यसभा में पास होगा और फिर लोकसभा जाएगा, ठीक है। कुछ और पावर भी होती है राज्यसभा के मेंबर में, वो कौन कौन से है, तो आर्टिकल 249 के हिसाब से अगर राज्यसभा के जो मेंबर है वो ये सोचते हैं कि स्टेट का कोई फंक्शन जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है और 2/3 जो मेंबर है राज्यसभा के वो उसमें अपनी मेजोरिटी से सहमत भी है,
तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो है अब पार्लियामेंट क्या करती है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बना सकती है। जनरली स्टेट लिस्ट जो होती है वो किसके अंडर में आती है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में आती है, और उसमें जो भी चेंजेस करना है वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। लेकिन अपन बार बार लिख रहे हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशन पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, तो वो सर्टेन कंडीशन का राइट पहले तो राज्यसभा के पास है, और वो अगर ये सोचती है कि भाई स्टेट का ये फंक्शन जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो वो 2/3 मेजोरिटी देकर एक बिल पास कर देगी। अब जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के लिए भी क्या बना सकती है, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए लॉ बना सकती है। एक आर्टिकल 312 के हिसाब से राज्यसभा को एक और पावर है, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है, जो अपने आईएएस आईपीएस इनके मतलब प्रोसेस के लिए जो होते हैं नई पोस्ट वगैरह निकालने का काम जो है वो भी कौन करती है, राज्यसभा कर सकती है, और इसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। तो राज्यसभा कैन गिव द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी। इसी के साथ अपने आज के टॉपिक में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हुई, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन की तरह अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये आएंगे। ठीक है, एक और चीज, आपकी बुक में पार्लियामेंट के फंक्शन भी दे रखे हैं। अब देखो पार्लियामेंट के फंक्शन में किस किस के फंक्शन आते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, और किसके आते हैं, प्रेसिडेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट ये तीनों मिलकर बनाती है। तो अगले वीडियो में जब मैं प्रेसिडेंट करवा दूंगा, उसके बाद में जब वीडियो एंड होगा तो उसमें मैं पार्लियामेंट के फंक्शन का एक क्वेश्चन लिख के रख दूंगा। ये लगभग लगभग देखो लोकसभा राज्यसभा के जो फंक्शन है वो के वो सारे फंक्शन उधर भी लिखने, तो जो आप लोकसभा राज्यसभा के फंक्शन याद कर रहे हो वही फंक्शन उधर काम आ जाएंगे। एक दो फंक्शन इमरजेंसी फंक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के भी वहां पर ऐड कर देंगे तो पार्लियामेंट के फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के पार्ट में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।